दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार ने ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं था। एक ऐसा चुनाव जिसमें सस्पेंस आखिरी दौर तक बना हुआ है। एक ऐसा चुनाव जिसमें गठबंधन ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। और एक ऐसा चुनाव जहां एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद संभाले रखना चाहता है, वहीं दूसरा उसे गठबंधन में रहने के बावजूद हटाना चाहता है। और एक ऐसा चुनाव जहां अपने ही पराये से लगने लगे और दलों के अंदर जो घात प्रतिघात का खेल है, वो घात प्रतिघात का खेल एनडीए के लिए दिल्ली की सत्ता न हिला दे, उस स्थिति को न पैदा कर दे, यहां तक के हालात बनते जा रहे हैं। अब तो कहा यहां तक जा रहा है कि क्या एनडीए का अस्तित्व ही 11 नवंबर तक है। और कम से कम बिहार में एनडीए 11 नवंबर की शाम होते होते विसर्जन की स्थिति में आ जाएगा। दरअसल अमित शाह जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी और नीतीश कुमार के बीच की जो अंदर खाने की जंग है, अब वो सतह पर आती हुई दिख रही है। अमित शाह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। 14 नवंबर के बाद मानने के लिए तो कतई तैयार नहीं है। वहीं जनता दल यूनाइटेड लगातार दबाव बढ़ाती जा रही है। दबाव कैसे बढ़ा रही है? पोस्टरों के माध्यम से। और आज फिर 11 दिन बाद नीतीश सरकार की बात कही गई। आ रही है नीतीश सरकार 11 दिन बाद। इस तरह के पोस्टर 14 दिन से शुरू होकर फिर 13, 12, 11 दिन पर आ गए और ये घटते घटते एक दिन तक भी जाएगा, ये अब तयशुदा दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जनता दल यूनाइटेड आखिर इस तरह के पोस्टर जारी करके, और एक ऐसा पोस्टर जिसमें नीतीश कुमार के सिवा किसी एनडीए नेता का जिक्र नहीं है, एनडीए शब्द का इस्तेमाल तक नहीं है, किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। दरअसल गठबंधन परस्पर विश्वास और गठबंधन धर्म जैसे आदर्श शब्दों के सहारे चलता है, और वो आदर्श इस गठबंधन में मौजूदा एनडीए के अंदर उसी तरह से गायब हो गया है जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के बीच 2014 आते आते गायब हो गया था। नीतीश कुमार ने शिवसेना वाली हालात में अपनी पार्टी को जाने नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी शिवसेना वाले हालात में चली जाए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का एक बड़ा खेमा यही चाहता है। सवाल यह है कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। अब आज जो बातें सुनने में आ रही है कि तीर ही पंजा है, पंजा ही तीर है, ये हालात जब बन रहे हैं तो क्या अमित शाह की रणनीति आगे किस रूप में दिखाई देगी? तीर ही पंजा है, किन सीटों पर चल रहा है और किस तरह से चल रहा है, उसकी चर्चा के पहले ये शाह बनाम नीतीश का दंगल में क्यों तब्दील हो गया चुनाव, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। एनडीए के अंदर का सीट बंटवारा आप सबने देखा, किस तरह से सीट बंटवारे को लेकर अंत तक रस्साकसी चली। एक ही तरह का स्क्रिप्टेड ट्वीट भाजपा नेताओं ने भी जारी किया, जनता दल यूनाइटेड के वैसे नेताओं ने भी जारी किया जिन्हें कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार से ज्यादा अब दिल्ली के निजाम के करीब हो चुके हैं, और छोटे सहयोगी दल मसलन चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी उसी तरह का एक ही लाइन का ट्वीट जारी किया। लेकिन उसके बाद से जो हलचल मची, उसके बाद से जो नीतीश कुमार ने सिंबल बांटने शुरू किए, तब जाकर मामला काफी हद तक संभला। लेकिन काफी हद तक संभला हुआ मामला मोकामा की घटना के बाद और ज्यादा संगीन हो गया। मोकामा से एक वीडियो भी वायरल हो रही है और उस वीडियो में एक मंडल अध्यक्ष भाजपा का यह कहते हुए पाया जा रहा है कि उसे तो ऊपर से निर्देश है कि जनता दल यूनाइटेड को हराना है। जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के साथ पटना के रोड शो में मंच पर चढ़े हुए थे, गाड़ी पर चढ़े हुए थे, रथ पर। वो भी कह रहे हैं कि अब विधायक दल चुनाव के बाद अपना नेता चुनेगा। नीतीश कुमार को क्या ये सारी बातें दिखाई नहीं दे रही है? और बड़ा सवाल यह कि नीतीश कुमार इन सारी चीजों का प्रतिकार क्यों नहीं कर रहे? याद रखिए, नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार प्रतिकार शब्दों के माध्यम से तभी करते हुए दिखाई देते हैं जब उनके पास दूसरा चारा नहीं होता। और नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, उनके समर्थक प्रवक्ताओं ने चुप्पी साध ली, तो तय मानिए कि बिहार की सियासत में खेला होना तय है। खेला कोई रोक नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरी कवायद कर रही है कि जनता दल यूनाइटेड नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, उस पर पानी फेरने के लिए तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है के आगे
अब मामला जाकर दिख रहा है कि नहीं, पंजा ही तीर है, तीर ही पंजा है के हालात अब पैदा हो गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों के ऊपर जाएगी या 55 सीटों के नीचे रुकेगी, ये उन सीटों से तय होना है। और ये कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कितनी सीटों पर है? 2 दर्जन या उससे भी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है। और वहीं पर जनता दल यूनाइटेड के वोटर असली खेल करने की तैयारी में है। जनता दल यूनाइटेड और राजद, वो तो 61 सीटों पर आमने सामने है। उन 61 सीटों पे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो 40 सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है, उसमें 4 सीटें वीआईपी के खिलाफ और कहीं ना कहीं 11 सीटें माले के खिलाफ लड़ रही है। यानी कुल मिलाकर राजद को छोड़कर 40 सीटें दूसरे सहयोगी दलों के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के सामने चुनाव लड़ रही है, वहां के हालात से ही तय होना है कि भारतीय जनता पार्टी 55 की संख्या पार करेगी कि नहीं पार करेगी। अगर वहां कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर रोक दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 55 के आंकड़े को छूना भी मुश्किल होगा। और वहीं पर जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर, बिहार का माइनॉरिटी वोटर, इन सब को फैसला कर रहा है कि असली खेल कहां होने जा रहा है। कि क्या 3 सीटें जो फ्रेंडली फाइट वाली हैं वहां वो कांग्रेस की मदद करेंगी या दूसरी दलों की, या फिर जो बाकी सीटें हैं कांग्रेस बनाम भाजपा की, वहां क्या होगा। ऐसी सीटों का हम सिलसिलेवार ढंग से जिक्र करें, सारी सीटों का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ सीटें मैं आपके सामने बता देता हूं। बगहा की सीट, नरकटियागंज की सीट, बेतिया की सीट, इसके अलावा चनपटिया की सीट, रक्सौल की सीट, बथनाहा की सीट, रीगा की सीट, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, फारबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, हिसुआ, इस तरह की जो सीटें कांग्रेस बनाम भाजपा के मुकाबले में फंसी हुई दिख रही हैं। और इन सीटों से 2 दर्जन से ज्यादा सीटों से जो फैसला होना है, वहां जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स को, कैडर को, जिस प्रकार से अंदर से खबरें आ रही है कि पंजा छाप के साथ खड़े होने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी ऊपर के आला कमान स्तर के किसी व्यक्ति ने कुछ न कुछ इशारा तो जरूर दिया है। क्योंकि जमीन पर जो कैंडिडेट है, जमीन पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो इस बात की निजी तौर पर तो तस्दीक कर रहे हैं कि विरोध तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। और कई जगह ऊपरी कैंडिडेट, बाहरी कैंडिडेट, कार्यकर्ताओं की इच्छा के विपरीत कैंडिडेट जहां बीजेपी ने थोपे हैं, वहां पर भाजपा के अंदर का भी एक खेमा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मसलन नरकटियागंज की सीट फ्रेंडली फाइट के बावजूद कांग्रेस यहां बहुत आगे नजर आ रही है। और यदि अल्पसंख्यक मतदाता एकजुट रहे तो यहां कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित बताई जा रही है। यही स्थिति मुजफ्फरपुर की सीट की है। और ऐसी कई सारी सीटें हैं जिन सीटों पर कांग्रेस बनाम भाजपा की जो चुनावी लड़ाई है, वहां जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर की भूमिका, अति पिछड़ा महादलित और कुर्मी समाज के वोटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। सवाल यह है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को एक और बिहार यूनिट को एक चैलेंज के तौर पर क्यों देख रहे हैं। चैलेंज के तौर पर देखने का एक बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक टीस जरूर कचोटती रहती है कि तमाम हिंदी भाषी भारत में जिस किसी राज्य में आप जाएं, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कभी न कभी अपना मुख्यमंत्री बना लिया। बिहार में अपना मुख्यमंत्री वो नहीं बना पाई। और बिहार में दिक्कत यह है, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दे या नीतीश कुमार के वोटर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दे तो भाजपा 3 दर्जन सीटों की दावेदार भी नहीं बचती है। वही नीतीश कुमार को साथ लेना मजबूरी है। और नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करने में जैसे पहले कर दिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना मुख्यमंत्री चाहती है। पटना के रोड शो में जिस प्रकार का नजारा दिखा कल के रोड शो में, और उस रोड शो के नजारे को देखने के बाद कई सारी चीजें एक साथ साफ हो गई कि पटना शहर के अंदर जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर, चाहे भाजपा जीते या भाजपा हारे, उसका लोड लेने के लिए, उसकी चिंता करने के लिए अब तैयार नहीं बैठा है। और कमोबेश पूरे बिहार में पहले चरण का चुनाव करीब आते आते या खत्म होते होते सबके सामने परिस्थितियां साफ हो जाएंगी कि अंततः हुआ क्या और किस तरह से बिहार के अंदर की परिस्थितियां बन रही हैं।
सारी लड़ाई दरअसल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की एनडीए के अंदर चल रही है। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 70 पार कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि चिराग मॉडल से जो उसका नुकसान हुआ था, वो चिराग मॉडल के नुकसान को खत्म कर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। अब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की जो होड़ है, भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर जो 10-10 हजार रुपए गए हैं, एक तो कहा जा रहा है कि कम संख्या में गए, दूसरा जिस उत्साह के साथ महिला वोटर नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी के लिए खड़ी है, उस उत्साह से भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी के लिए वो साथ में खड़ी नहीं है। तीसरी बात जो इसके साथ जुड़ रही है वो ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय का मतदाता और उसका महिला वर्ग, उसमें से आने वाली महिलाएं भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी का कभी समर्थन ही नहीं कर सकती, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर चाहे वो कम संख्या में वोट दें या बड़ी संख्या में वोट दें, उन्हें वोट देने में कोई हिचक भी नहीं है। और ये बात अब करीब करीब तय है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार ना जाए, ये तय करना नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव, जी हां, महागठबंधन की लीड पार्टनर और मौजूदा सरकार की लीड पार्टनर जनता दल परिवार की दोनों शाखाएं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में तीर और लालटेन कहते हैं, वो तीर और लालटेन के ऊपर ही आकर डिपेंड हो गया है। उसी पर निर्भर हो गया है कि उनके वोटर के बीच जमीनी सामंजस्य कितना है, क्योंकि इसी से तय होना है कि बिहार में मंडलवादी धारा चलेगी या बिहार भी कमंडल की बयार पर बह चलेगा। क्या गुजरात लॉबी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेगी? प्रशांत किशोर ने कम से कम नीतीश कुमार के रास्ते के कांटे को हटाने की दिशा में जाने अनजाने कुछ काम तो किया। बिहार भाजपा के तमाम चेहरे जिन्हें आप जानते थे, स्टेट लीडरशिप के नाम पर जिन्हें जानते थे, चाहे मुख्यमंत्री पद का सपना पाले बैठे सम्राट चौधरी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे सीएम के दावेदार दिलीप जायसवाल हो, या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उनकी भी बताई जाती है मंगल पांडे हो, सब के सब एक कैटेगरी में आकर खड़े हो गए। किसी को 7वीं फेल बता दिया प्रशांत किशोर ने, अब तक वो बता नहीं पाए कि 10वीं किस साल उन्होंने पास की। किसी के ऊपर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगा दिया, किसी के ऊपर अवैध तरीके से कथित तौर पर पैसे जमा करने और फ्लैट खरीदने और प्रॉपर्टी जमा करने का आरोप लगा दिया। मोटे तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाने की स्थिति में नहीं रही। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों जंगल राज की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी जो मोकामा में घटना हुई, दुलार चंद यादव के साथ जो घटना हुई, उस घटना के बाद क्या जंगल राज का नैरेटिव बिहार के अंदर टिकने जा रहा है? और अचानक जंगल राज की बातों पर लगाम कैसे लग गई? ये जंगल राज शब्द अचानक से हवा कैसे हो गया? क्योंकि जनता इस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि वो लालू यादव का जंगल राज था और ये मंगल राज चल रहा है। जनता के दिमाग में ये बात अब बैठ चुकी है कि बिहार में या किसी भी राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो राज्य का पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री के अधीन नहीं, बल्कि दिल्ली में निर्वाचन सदन में बैठे हुए ज्ञानेश कुमार के हाथ में चला जाता है। आज बिहार का पूरा प्रशासन ज्ञानेश कुमार चला रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार को कौन चला रहा है ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या उन्हें भारत का संविधान चला रहा है या कोई और चला रहा है। हमारे दर्शक जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार को कौन चला रहा है। तो मोकामा की जो घटना हुई उसका दोष किस पर जाएगा? ये बिहार की जनता जो राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक मानी जाती है, बड़े अच्छे तरीके से समझती है। रही बात जनता दल यूनाइटेड के अंदर कि क्या कोई आरसीपी सिंह मॉडल दोहराया जा रहा है, तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर हमेशा से इस तरह की चीजें रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को पीए मॉडल हमेशा से भाता रहा है। कभी नीतीश कुमार के ओएसडी हुआ करते थे, उनके रेल मंत्रित्व काल में आरसीपी सिंह यूपी कैडर के आईएएस, वो भी पार्टी के सर्वे सर्वा बना दिए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिए गए, और किन हालातों में हटाए गए ये पूरे बिहार ने देखा, सबने देखा कि किस तरह से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले वाली परिस्थितियों को चरितार्थ करते दिखे। उसके बाद अध्यक्ष बनाए गए ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ललन सिंह वही जो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर कल रथ पर दिखाई दिए, और तब दिखाई दिए
तब वो विधायक दल के द्वारा नेता चुने जाने और उस नेता के मुख्यमंत्री की बात बनने की बात कर रहे हैं, जब उनकी पार्टी और नीतीश कुमार इस बात को चाहते हैं कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करे। बावजूद इसके ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह वाली भाषा बोल रहे हैं। तो क्या ललन सिंह को भी नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के बाद नए तरीके से उन्हें देखने का फैसला कर लिया है? वैसे ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंध बहुत पुराने हैं, 40-45 साल पुराने हैं। उसमें एक भरोसा भी है, बीच में का मनमुटाव भी है, और मनमुटाव के दरमियान पेट का दांत सलाई रिंच से निकालने, पेचकस पिलास से निकालने की बात भी ललन सिंह करते नजर आए थे। वो वीडियो भी लोगों ने देखी है। ठीक इसी तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संजय झा। संजय झा क्या 11 नवंबर की शाम तक ही कार्यकारी अध्यक्ष है? क्योंकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष के पद को खत्म करने का कोई फैसला नीतीश कुमार शायद ये सोचकर नहीं ले सकते, क्योंकि मिथिला इलाके में दोनों फेज में चुनाव है। तो कहीं मैथिल ब्राह्मण वोटर को ये बुरा न लग जाए, लिहाजा 6 नवंबर और 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक तो इस तरह का फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन 11 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद यह बाध्यता नीतीश कुमार के सामने खत्म हो जाएगी। सवाल घूम फिरकर यही आता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच की सहमति, जो लालू यादव कहते रहे हैं कि ऐसे कैसे बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, हम लोग नहीं है क्या? तो क्या उस हम लोग नहीं है क्या को हकीकत में बदलने की परिस्थितियां 11 नवंबर की शाम से खड़ी हो रही है। अमित शाह के लिए बिहार बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। 2015 में जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तकरीबन 4 महीने तक बिहार में रहे, लगातार बिहार में रहे, 185 सीटें जीतने का मंत्र भी दिया था एनडीए को, लेकिन 185 से 127 नीचे महज 58 की संख्या पर एनडीए सिमट गया था। उस दरमियान पटना की एक लिफ्ट में, एक होटल की लिफ्ट में आधे घंटे या 40 मिनट तक अमित शाह फंस भी गए थे। और वो लिफ्ट में क्या फंसे, पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार में ऐसा लगा कि लिफ्ट में फंस गई है। बीजेपी का नैरेटिव ध्वस्त हो गया, डीएनए पर सवाल उठाया गया। आज सवाल डीएनए पर नहीं है, आज परिस्थितियां ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद कर रही थी, मोकामा की घटना ने उस उम्मीद को खत्म कर दिया। बीजेपी की उम्मीद क्या थी कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जैसे 25-30% यादव मतदाताओं के वोट बीजेपी को मिल जाते हैं, भाजपा की सीटों पर भी मिल जाते हैं, वो इस बार भी मिल जाए। लेकिन अब क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि दुलार चंद यादव वाली घटना के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को यादव मतदाता वोट देगा? भाजपा के जो भी यादव कैंडिडेट हैं, अब उनका चुनाव जीतना मुश्किल होता जा रहा है। तो अमित शाह की पूरी रणनीति मोकामा की घटना के बाद एक तरह से सुपर फ्लॉप होने की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। याद रखिए, मैं बात तभी कह रहा हूं, ये सारी बातें उसी आधार पर मैं कह रहा हूं, ये सारे विश्लेषण उसी आधार पर मैं दे रहा हूं जब मुझे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का भरोसा है। लेकिन यदि बात राहुल गांधी वाली सच होने की तरफ बढ़ गई, जनादेश की जगह कोई ज्ञानादेश सामने आ गया, तो उस परिस्थिति में कौन कितनी सीटें जीतेगा? स्वाभाविक है कि राहुल गांधी के आरोपों में दम होगा तो चुनावों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन राहुल गांधी तो मुकेश सहनी के साथ बिहार में तालाब में छलांग लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां छलांग लगा रही है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ द्वंद्व के दौर में छलांग लगा रही है। और द्वंद्व के दौर में जहां बीजेपी और जदयू का एक सामाजिक गुलदस्ता जिस प्रकार से बनता था कि भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट और वैश्य वोटों की राजनीति करती दिखाई देती थी प्री नरेंद्र मोदी अमित शाह एरा में, यानी 2013 के पहले, और जनता दल यूनाइटेड लौकुश समीकरण, पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित अल्पसंख्यक की राजनीति करती थी, वो भरोसे का पुल 2013 में ही भरभरा कर गिर पड़ा। और 13 के बाद का राजनीतिक संबंध कहीं ना कहीं सत्ता के अंक गणित तक सिमट गया, उसके बीच की केमिस्ट्री गायब हो गई। केमिस्ट्री गायब हो गई तो उस केमिस्ट्री के गायब होने का फायदा क्या महागठबंधन उठा पा रहा है? महागठबंधन ने अपनी तरफ से नेता चुनने में फ्रेंडली फाइट कुछ सीटों पर करके और 10-10 हजार रुपए वाला मामला जो सामने आया, उसके बाद उसने अपनी स्थिति कॉम्प्लिकेटेड बना ली। और अपने लिए जो कॉम्प्लिकेटेड स्थिति इसने बनाई, उसके बाद किस तरफ परिस्थितियां मुड़ी? परिस्थितियां इस तरफ मुड़ती हुई दिखाई दी
जिसके बाद सबको ये करीब करीब साफ हो चला कि अब जो कुछ भी होना है एनडीए के भीतर होना है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट्स को सबक सिखाने की हद तक सोचते हुए मजबूर हो रहे हैं, उसके बाद तो अब यह साफ हो चला है कि चुनावी नतीजा कहीं भी जा सकता है और बिहार में 11 नवंबर की शाम खत्म होते होते या तो अमित शाह जीतेंगे या नीतीश कुमार जीतेंगे। हालात यहीं पर आकर खड़े हो गए हैं कि क्या बिहार का वोटर अमित शाह को जिताएगा, क्या बिहार गुजरात लॉबी को सौंप दिया जाएगा या वाकई बिहार को बिहारी ही चलाएंगे। ये सारे तथ्य अब जब चौक चौराहे और नुक्कड़ पर चर्चा का विषय बन जाए, 10-10 हजार रुपए वाली ये स्कीम सामने आ जाए, महिला वोटर का जो रवैया जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर जितना सकारात्मक है उतना सकारात्मक भाजपा लोजपा की सीटों पर नहीं है, खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं का, खासकर महादलित महिलाओं का, तो उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता है कि बिहार चुनाव में अंततः होने क्या वाला है। जो होगा वो आप 14 नवंबर को देखेंगे, लेकिन 14 नवंबर के बाद जो दिखेगा उसकी स्क्रिप्ट तो अभी से लिखी जा रही है। क्या राजभवन की भूमिका बड़ी होगी? याद रखिए, राजभवन की भूमिका तभी बड़ी हो सकती है जब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए। लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड जिन 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वहां से जो जमीनी रिपोर्ट मिल रही है, वहां साफ दिखाई दे रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग ने भी पूरी तरह तो नहीं कह सकते लेकिन काफी हद तक ये ठान लिया है कि जनता दल यूनाइटेड को ऊपर रख के बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनने देना है। अब ये सोच हकीकत में कितनी कामयाब होती है, ये चुनाव का वक्त बताएगा। क्योंकि याद रखिए, ममता बनर्जी का चुनाव 2021 का चुनाव सबको याद होगा। ममता बनर्जी ने बकायदा घोषणा करके इस बात को एक तरह से डायरेक्ट नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यह मैसेज दे दिया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के कैंडिडेट वो कम कर रही है, टिकट कम दे रही है। कारण भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है और सांप्रदायिक नैरेटिव बनने से, और बीजेपी जो बनाने की कोशिश करेगी, बकौल ममता बनर्जी जो बनाने की कोशिश करेगी, उसे रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो अपने मैसेज वो नीचे तक देने में कामयाब हो गई। नतीजा यह हुआ कि पश्चिम बंगाल की 75% यानी 3/4 सीटें ममता बनर्जी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। क्या नीतीश कुमार, जिन्होंने महज 4 मुसलमानों को टिकट दिए हैं, क्या अल्पसंख्यकों के बीच वो मैसेज कन्वे कर पाए? जिस तरह से नीतीश कुमार के कैडर के बीच, उनके वोटर्स के बीच ये मैसेज पहुंच गया है कि भाजपा और लोजपा की सीटों पर उन्हें क्या करना है, 129 सीटें जो भाजपा लोजपा लड़ रही है वहां क्या करना है, क्या इसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को नीतीश कुमार का वोटर अपना मैसेज दे पाया है? मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक उस तरह से नहीं दे पाया है जिस तरह से उसे देने की जरूरत है। खैर, राजनीतिक दल कैसे मैसेज देते हैं नहीं देते हैं उनका काम है, लेकिन मुख्य रूप से अब दिखाई दे रहा है कि लालटेन और तीर की परिस्थितियां, लालटेन और तीर एक है या तीर ही लालटेन है, तीर लालटेन ही तीर है, ये परिस्थितियां अब तीर ही पंजा है, पंजा ही तीर है के हालात तक पहुंच रही है। क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द बिहार में नहीं बोल रहे। इमरान प्रतापगढ़ी भी बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ, कम से कम मैंने तो उन्हें बोलते हुए नहीं सुना है। फिर ये कौन सा चुनाव हो रहा है? जिसकी कुर्सी पर नजर है उसको सीधे सीधे वॉकओवर देना, उस पर कोई आरोप नहीं लगाना, तेजस्वी यादव द्वारा ये कहना कि चचा घिर गए हैं, घेर लिए गए हैं चक्रव्यूह में, तो क्या चचा को चक्रव्यूह से निकालने का ठेका उठा रखा है उन्होंने? ये पब्लिक है, सब जान रही है कि कौन किससे मिला हुआ है, सब जान रही है कि ऊपरी गठबंधन क्या है और अंदरूनी गठबंधन क्या है। और इस पूरे खेल को अमित शाह भी समझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। तभी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान भावी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं हो रहा है। एक तरफ भाजपा की अपना मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड को शिवसेना की तरह, शिंदे मॉडल की तरह एक नाथ शिंदे वहां ढूंढे जाने की चर्चा। ये सारी चर्चाएं जब एक जगह आकर क्लब हो रही है, तो इन सारी चर्चाओं के बाद जनता दल यूनाइटेड के वोटर, वो भी बिहार जैसे राज्य का वोटर जो राजनीति को कुछ ज्यादा ही समझता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो वोटर पढ़ा लिखा हो, चाहे वो वोटर अंगूठा छाप हो, राजनीतिक तौर पर वो इतना साक्षर जरूर है कि उसे सारी परिस्थितियां समझ में आती है। देखते हैं
इस दंगल में, इस चुनावी दंगल के बीच, एनडीए के अंदरूनी दंगल में बाजी शाह के नाम होती है या बाजी नीतीश कुमार के नाम होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।